हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की इस बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में कब आया, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम की बात की। मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रदाय आ जाते हैं, हमने उन संप्रदायों के बारे में भी पढ़ा कि वो संप्रदाय कैसे बनते हैं। फिर हमने उन संप्रदायों में से जो मुख्य 8 संप्रदाय थे, उनमें से 2 संप्रदायों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की, जिसमें से हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि संरचनावाद क्या है। उसके बाद में हमने आपको प्रकारवाद के बारे में बताया। आज हम आपको 2 अन्य संप्रदायों के विषय में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिनमें से तीसरे नंबर पे आता है व्यवहारवाद और चौथे नंबर पे आता है गेस्टाल्टवाद। तो हम व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमने पहले भी बताया था कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार के विज्ञान को जेबी वॉटसन, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, लेकर आते हैं और व्यवहारवाद के ये जनक भी कहलाते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। व्यवहार क्या है? हमने बताया था कि व्यवहार यानी कि वे शारीरिक मानसिक क्रियाएं जो हमें बाह्य रूप में दिखाई देती हैं, मानव द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो हमें बाहरी रूप में दिखाई देती हैं, वे सभी की सभी क्या है? व्यवहार हैं। जैसे कि चलना, मानव का चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सब हमें बाह्य रूप में दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहारवाद कब आता है? जब संरचनावाद और प्रकारवाद के मध्य में द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, तो व्यवहारवाद अस्तित्व में आ जाता है। यानी कि एक नया संप्रदाय आता है, व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के जो जनक होते हैं वो जेबी वॉटसन होते हैं। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन होते हैं। इसकी जो व्यवहारवाद की स्थापना हुई होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी इसकी स्थापना जो होती है वो 1913 में, यानी 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। यानी और अब हम बात करेंगे कि व्यवहारवाद में जो विधि अपनाई जाती है वो है बहिर्दर्शन विधि। जैसा कि हमने संरचनावाद में पढ़ा था कि संरचनावाद में जो विधि यूज की जाती है वो है अंतर्दर्शन विधि। यानी कि जो संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते थे, अपने ऊपर प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया? दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया। यानी कि यहाँ पे जो भी विधि अपनाई गई वो है बहिर्दर्शन विधि। इसमें जो प्रयोग किया गया वो बहिर्दर्शन विधि, यानी कि दूसरे के व्यवहार को देखा गया, दूसरे के व्यवहार पे अध्ययन किया गया, जिसे हम बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। व्यवहार शब्द के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो व्यवहार शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैक्ड्यूगल, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है, विलियम मैक्ड्यूगल जी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा में व्यवहार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट एंड यूपीटेट में कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? वो है विलियम मैक्ड्यूगल की पुस्तक जो 1905 ईस्वी में आती है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की अवधारणा। तो मनोविज्ञान की अवधारणा में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग मिलता है, व्यवहार शब्द प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवाद के जो समर्थनकर्ता होते हैं वो कौन थे? जो मुख्य समर्थनकर्ता थे वे थे सीएल हल, टॉलमैन और स्किनर। सीएल हल, टॉलमैन और स्किनर। जो व्यवहारवादियों ने जो सबसे ज्यादा बल दिया वो किन किन बातों पर दिया? ध्यान से देखिएगा कि जिन बातों पे सबसे ज्यादा विशेष बल दिया वे बातें थी, यानी कि उन्होंने सीखने पर बल दिया, संवेग पर बल दिया और स्मृति पर बल दिया। सीखने पर बल दिया, संवेग पर बल दिया और स्मृति पर बल दिया। यानी कि उनका मानना था कि जो बच्चों में, इसके द्वारा बच्चों में जो भय, घृणा, इस टाइप के विकारों का जन्म होता है, यानी कि भय, घृणा, इस टाइप के बच्चों में विकास होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि बच्चों में जो भय संबंधी भ्रांतियां होती हैं वो इसके द्वारा दूर की जाती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डरते हैं,
वो भय संबंधी भ्रांतियां इनसे दूर की जा सकती हैं। इनका एक प्रयोग भी था जो कि मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि जेबी वॉटसन महोदय क्या करते हैं कि इनका 11 वर्ष का एक बालक होता है अल्बर्ट, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले वे अपने बालक 11 महीने का बालक होता है, 11 मंथ का एक बालक होता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट। उसके सामने वे एक डरावनी सी थोड़ी एक डॉल लेके जाते हैं जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं, और उसके साथ ही पहले उसको दिखाते हैं, एक डॉल को दिखाते हैं, और डॉल को दिखाने के बाद वो बच्चा थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि डॉल के साथ ही एक बहुत ही भयानक आवाज यानी कि हैमर से वो बहुत ही तेज आवाज निकालते हैं जिसकी वजह से बच्चा एकदम डर जाता है। तो पहले वे जो डॉल को लेके आते हैं, पहले तो बच्चा मुस्कुराता है, बाद में क्या होता है कि जब वो हैमर से आवाज करते हैं तो बच्चा तेज तेज से रोने लगता है। तो फिर उसके नेक्स्ट बार जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो उसके बाद कुछ दिनों बाद वो क्या करते हैं कि डॉल को भी ले जाते हैं और हैमर की आवाज भी सामने लाते हैं, तो बच्चा डरने लगता है। कुछ दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ डॉल को ले जाते हैं तो बच्चा तब भी डरने लगता है, यानी कि उसके बीच में क्या बन जाता है, अनुबंधन। इन्होंने अनुबंधन के सिद्धांत को भी दिया, यानी कि जो आवाज थी और जो डरावनी आवाज थी और जो डॉल थी, यानी उन दोनों के बीच में, बच्चे के बीच में क्या बन गया, अनुबंधन बन गया। बच्चे को अब डर लगने लगा, सिर्फ गुड़िया के ले जाने से भी, डॉल के ले जाने से भी। पहले वो स्टार्टिंग में जब डॉल को ले जाते हैं जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं तब वो नहीं डरता है बच्चा, लेकिन जब वो आवाज के साथ उसका अनुबंधन बन जाता है तब वो बच्चा डरने लगता है। यानी कि व्यवहारवादियों ने ही क्या दिया, अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया। मैंने इसको शॉर्टकट में बताया है। व्यवहारवादियों ने इन्होंने किस पे ध्यान दिया, सीखने पर ध्यान दिया, संवेग पर ध्यान दिया, स्मृति पर विशेष बल दिया। सीखना, संवेग और स्मृति पर विशेष बल दिया। व्यवहारवादियों ने बताया कि व्यवहार की जो उत्पत्ति होती है, व्यवहारवादियों ने बताया कि जो व्यवहार की उत्पत्ति होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। यानी कि जो व्यवहार की उत्पत्ति होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। उद्दीपक का अर्थ होता है, उद्दीपक से तात्पर्य है लक्ष्य की प्राप्ति, यानी लक्ष्य, कोई भी विषय वस्तु, और अनुक्रिया का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया। यानी कि जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जब हम उसके प्रति जो भी क्रिया करते हैं उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है एक सफल टीचर बनना, तो हम क्या करेंगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी अनुक्रिया हो गई। तो इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादियों ने ही बताया कि व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। व्यवहारवादियों ने सीखना प्लस पुनर्बलन और अभिप्रेरणा, सीखना, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा, यानी कि सीखना लर्निंग, पुनर्बलन मोटिवेशन और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, इस पे सर्वाधिक बल दिया। तीन चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, सीखने पर, पुनर्बलन पर और अभिप्रेरणा पे। जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, सीखने की इच्छा आती है। सीखते हुए जब थोड़ी सी स्लो मोशन में आ जाता है बच्चा, तो फिर हम उसको फिर से क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, फिर से जब अभिप्रेरित करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी कि इसे पुनर्बलन कहते हैं। सीखना यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। पहले स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, फिर वो अभ्यास द्वारा जैसे हम उसको गिनतियां सिखा देते हैं, तो क्या हो, पहले बच्चे को कुछ नहीं पता था, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम उसको अभ्यास कराते हैं तो क्या होता है, वो सीख जाता है। जिसको लिखना नहीं आता था उसको लिखना आ जाता है। ये क्या है, उसका व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि सीखना क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इन्होंने किस पर बल दिया, इन्होंने सीखने पर बल दिया, पुनर्बलन पर बल दिया और अभिप्रेरणा पर बल दिया। इन्होंने तीन मुख्य बातों पे बल दिया, सीखना, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा पर बल दिया। अनुबंधन का सिद्धांत दिया, सीखने पर, संवेग पर, स्मृति पर विशेष बल दिया। ठीक, इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने व्यवहारवादियों ने बताया कि जो व्यवहार है उसका आनुवांशिक गुणों को महत्व न देकर, इन व्यवहारवादियों ने आनुवांशिक गुणों को महत्व न देकर
वातावरण को महत्व दिया है। इन्होंने आनुवांशिक गुणों को महत्व न देकर वातावरण को महत्व दिया। इन्होंने बताया है कि जो भी उद्दीपक होता है यानी कि जो लक्ष्य होता है वो हमें वातावरण में मिलता है। यानी कि इसी वजह से इन्होंने क्या किया है कि वातावरण को विशेष महत्व दिया है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, वो हमारा आनुवांशिक नहीं है। आपका उद्देश्य अगर टीचर बनना है तो वो आपका आनुवांशिक गुण नहीं है, वो आपको वातावरण से मिला है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? व्यवहारवादियों ने दिया। इस कॉन्सेप्ट को व्यवहारवादियों ने दिया। इन्हीं आनुवांशिक गुणों को महत्व ना देकर और वातावरण को महत्व देकर इन्होंने एक बहुत ही फेमस कथन, पहले भी मैंने बताया था कि जेबी वॉटसन महोदय जी बोलते हैं कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें जो चाहूं, डॉक्टर हो, इंजीनियर, टीचर, चोर, कुछ भी बना सकता हूं। यानी कि 1 दर्जन अगर आप स्वस्थ शिशु दे दीजिए तो वो जो चाहे बना सकते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये वातावरण का प्रभाव है। ये वातावरण का प्रभाव है। आनुवांशिक गुणों को महत्व नहीं दिया, इन्होंने वातावरण को महत्व दिया। इनका कथन भी आप याद रखिएगा कि ये कथन किसका है, एग्जाम में ज्यादा तो पूछा जाता है। इन्होंने किस प्रकार के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया? ऐसे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जिसे देखा जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है। यानी कि देखने योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि आपको जो भी व्यवहार दिख रहा है, सामने आपके जो भी फ्रेंड है उसका आपको व्यवहार दिखाई देता है, आपका दूसरा फ्रेंड है, आप उसके बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यानी कि आप माप लेते हैं कि इसका व्यवहार मेरे, यानी कि जैसे कि आपका ए फ्रेंड है और बी फ्रेंड है, ए फ्रेंड का व्यवहार कुछ ज्यादा अच्छा है, बी फ्रेंड का व्यवहार थोड़ा सा कम अच्छा है, तो आप क्या करते हैं? तुलना कर लेते हैं, यानी कि वहां पे माप सकते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया? इन्होंने देखने योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने अभ्यास पर अधिक बल दिया। यानी कि अगर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपका व्यवहार भी उसी टाइप से, यानी आप उसी टाइप से सीख सकते हैं। ये क्या है? यानी सीखना एक टाइप से व्यवहार में परिवर्तन। अभी मैंने बताया था सीखना क्या है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो ये इन्होंने अभ्यास पर अधिक बल दिया। ध्यान दीजिएगा, जिस पे बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया वो अभ्यास पे बहुत ज्यादा बल दिया। इन्होंने सीखना, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा पे बहुत ज्यादा बल दिया। इन्होंने सीखना, संवेग और स्मृति पर बहुत ज्यादा बल दिया। अभ्यास पर विशेष बल दिया। सीखने के लिए इन्होंने जितने भी ज्यादातर अध्ययन किए वे पशुओं पे किए। इनका मानना था कि जहां पर भी व्यवहार है, यानी कि व्यवहार जहां पर भी है वहां वहां इन्होंने अध्ययन किया। हमें व्यवहार मानव में भी मिलता है, हमें व्यवहार पशुओं में भी मिलता है और हमें व्यवहार पक्षियों में भी मिलता है। यानी कि इन्होंने ज्यादातर जो प्रयोग किए वो पशुओं पर किए। यानी कि इन्होंने सीखने के लिए पशुओं पर अध्ययन किया। इनकी पुस्तकें मैं बता देती हूँ व्यवहारवादियों की। जेबी वॉटसन महोदय की पुस्तक 1924 में व्यवहारवाद पुस्तक है इनकी, और व्यवहार एक 1914 में इनकी पुस्तक आती है व्यवहारवाद। इसका पूरा नाम है व्यवहारवाद, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। अभी हमने तुलना करके बताया था, तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। दूसरी इनकी जो पुस्तक आती है वो 1924 में आती है। 1924 में व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित पुस्तक होती है। क्वेश्चन पूछता है कि जेबी वॉटसन महोदय की ऐसी कौन सी पुस्तक है जो पूर्णतः व्यवहार पर आधारित है? तो वो है व्यवहारवाद। कब आई थी? 1924 में। व्यवहारवादियों ने सबसे ज्यादा क्यों, क्या और कैसे पर बल दिया है। क्यों, क्या और कैसे पर बल दिया है। जो आज का विज्ञान है, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, वो व्यवहार का विज्ञान है। जो आज का आधुनिक मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो हमने देखा कि व्यवहारवाद में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय से। जो इन्होंने विधि यूज की वो है बहिर्दर्शन विधि। इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया पुनर्बलन पर, अभिप्रेरणा पर, सीखने पर। सबसे ज्यादा इन्होंने अभ्यास पर बहुत ज्यादा बल दिया। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो 1914 में व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा आती
आती है और 1924 में एक पुस्तक आती है व्यवहारवाद, जो कि पूर्णतः व्यवहार पर आधारित होती है। इन्होंने जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए वो पशुओं पर प्रयोग किए। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद यानी कि इसको हम समग्रवाद के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पूर्णवाद के नाम से भी जानते हैं, इसे हम संपूर्णवाद के नाम से जानते हैं और अवयवीवाद के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर किसी भी नाम से आ जाता है आपके में क्वेश्चन, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद का ही दूसरा नाम समग्रवाद है, इसका दूसरा नाम पूर्णवाद है, संपूर्णवाद है और अवयवीवाद है। गेस्टाल्टवाद यानी समग्रवाद, इसके जो जनक हैं वो मैक्स वर्दीमन है। मैक्स वर्दीमन है। जो गेस्टाल्ट है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या प्रारूप। पूर्ण आकृति या प्रारूप। इसकी जो स्थापना होती है वो जर्मनी में 1912 में होती है। इसकी स्थापना जो होती है वो जर्मनी में 1912 में होती है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या प्रारूप। इन्होंने बताया कि जो समस्या की प्रकृति को यानी कि संपूर्ण आकार में अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जो भी समस्या है पहले हमें उसे पूरी तरह से जान लेना चाहिए, तब हमें उसके सॉल्यूशन पर पहुंचना चाहिए। यानी कि अगर जब तक हमें पूरी समस्या नहीं पता चलेगी तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन पर बल दिया है। जैसे कि इस चीज को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे हम कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें वहां पे कहीं भी लाभ या हानि का क्वेश्चन पूछा होता है, तो हम डायरेक्ट लाभ, हमने क्वेश्चन में देखा कि हमसे पूछा क्या है लाभ या हानि, तो हम क्या करते हैं पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी पूरी समस्या का पता करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे यानी ये इसी सिद्धांत पे ये बल देता है, ठीक है, इसी सिद्धांत पे यह बल देता है। यानी कि इसका जो सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले हमें बालक को पूर्ण के बारे में जानकारी दिलानी चाहिए, उसके बाद हमें उसके अंश के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यानी कि पहले हमें, जैसे हमें पेड़ के बारे में बताना है तो सबसे पहले उसको पूरे पेड़ के बारे में बताइए, फिर उसके बाद उसके धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स के बारे में बताइए, तो बालक बहुत ही आसानी से सीख जाता है। इस चीज पे इन्होंने यानी इसी सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया, यानी पूर्ण से अंश की ओर और स्थूल से सूक्ष्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समर्थनकर्ता कौन है? गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, पूर्णवाद, संपूर्णवाद या अवयवीवाद की जो समर्थन करता है, मुख्य समर्थन करता है वो वोल्फगैंग कोहलर जी हैं। वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका। फिर से बोल रही हूँ, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट लेविन और कर्ट कोफका। इनका एक प्रयोग बाद में बताऊंगी अच्छे से। इन्होंने वनमानुष पर एक प्रयोग किया था जिससे इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इन्होंने वनमानुष पर, एक सुल्तान नाम का वनमानुष होता है, उस पे इन्होंने प्रयोग किया था और उसी पर इन्होंने प्रयोग करके सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी दिया। इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस किस पर बल दिया सबसे पहले उसको जान लेते हैं। इन्होंने यानी कि व्यवहारवाद ने जिस पे बल दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद किस पे ज्यादा बल देते थे वो भी आप ध्यान से पढ़ लें। इन्होंने यानी गेस्टाल्टवाद ने किस पे बल दिया? व्यवहार प्लस अनुभव पर, व्यवहार प्लस अनुभव पर विशेष बल दिया। इन्होंने लक्ष्य और अभिप्रेरणा पर, इधर इन्होंने क्या किया था कि लक्ष्य प्लस अनुक्रिया पर बल दिया था, और इन्होंने क्या किया लक्ष्य प्लस अभिप्रेरणा, यानी कि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है और हमारे पास कोई अभिप्रेरणा है, ठीक है, लक्ष्य प्लस अभिप्रेरणा पे इन्होंने विशेष बल दिया। इन्होंने करके सीखने या अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। अगर हम किसी चीज को करके सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, अगर हमारे पास अनुभव होगा तो हम उस चीज को और अच्छे
अच्छे से जल्दी से सीख जाएंगे। इस पे इन्होंने विशेष बल दिया, यानी करके सीखने और अनुभव पर विशेष बल दिया। लक्ष्य प्लस अभिप्रेरणा पर विशेष बल दिया। इन्होंने क्या किया था, व्यवहारवादियों ने लक्ष्य और अनुक्रिया पर विशेष बल दिया, इन्होंने क्या किया, लक्ष्य और अभिप्रेरणा पर विशेष बल दिया। गेस्टाल्टवाद ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का खंडन किया। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का खंडन किया, यानी कि हमने जब पढ़ा था पहले, तो बच्चा पहले त्रुटि करता है तब सीखता है, तो बहुत सारी गलतियां करता है उसके बाद सीखता है। तो इन्होंने यानी कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का खंडन कर दिया। इन्होंने सूझ द्वारा समझा, यानी कि बच्चे के अंदर सूझ अपने आप अचानक से उत्पन्न होती है। इन्होंने इस चीज का यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत का खंडन किया। इन्होंने अभी भी मैंने बताया था कि इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर बल दिया। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर बल दिया। किस चीज पे इन्होंने और अधिक बल दिया, सीखना, चिंतन और स्मृति। सीखना, चिंतन और स्मृति। इन्होंने सीखना, संवेग और स्मृति, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना, संवेग और स्मृति। इन्होंने सीखना, चिंतन और स्मृति पर विशेष बल दिया, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। किस प्रकार, यानी कि बच्चों के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होंगे, सृजनशीलता आएगी, कल्पनाशीलता का विकास होगा, ठीक है, नए नए चीजों को जानने में वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और इन्होंने यानी कि क्या किया कि अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर बल दिया, सीखना, चिंतन और स्मृति पर विशेष बल दिया, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कोहलर जी की पुस्तक है जो इनके समर्थन करता है, कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको याद रखना है। गेस्टाल्टवादियों में जो समर्थनकर्ता होते हैं वो कोहलर की फेमस पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आपको व्यवहारवादियों की जो फेमस पुस्तक बताई है, ये दो फेमस पुस्तक याद रखनी है। उसी के साथ ही आपको गेस्टाल्टवाद में जो कोहलर द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखनी है। सिर्फ मानव पर बल दिया इन्होंने, यानी कि इन्होंने पशुओं पर अध्ययन नहीं किया। इन्होंने जितने भी अध्ययन किए सिर्फ मानव पर किए। इनका मानना था कि मानव ही सिर्फ सीख सकता है। इनका मानना था कि सिर्फ मानव ही सीख सकता है। इन्होंने आरोपण का सिद्धांत दिया, यानी कि जो गेस्टाल्टवादी थे इन्होंने आरोपण का सिद्धांत दिया। आरोपण का मतलब है कि जैसे बच्चे को हम क्या करते हैं, छोटा आ सिखाते हैं, उसके बाद में हम उसे बड़ा सिखाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद हम उसे क्या करते हैं, छोटा आ सिखाते हैं, इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, बड़ा आ सिखाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और छोटी ई सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए उस बच्चे को क्या सिखाते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, फिर बड़ी। इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, आरोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, आरोपण का सिद्धांत दिया। कौन कौन से सिद्धांत दिए, इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, इन्होंने आरोपण का भी सिद्धांत दिया। शिक्षा में इनका यही योगदान है कि इन्होंने रटने वाली रटंत्र विधि का खंडन कर दिया। बच्चे रट के नहीं करके सीखे, इस पे बहुत ज्यादा बल दिया, जिसकी वजह से बालकों में चिंतन, मनन, कल्पनाशील, तार्किक आदि गुणों का बहुत ज्यादा विस्तार होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि व्यवहारवादियों में उसके जनक कौन होते हैं, गेस्टाल्टवादी के जनक कौन होते हैं, गेस्टाल्टवादी के समर्थनकर्ता कौन होते हैं, गेस्टाल्टवाद की स्थापना कब होती है, व्यवहारवाद की स्थापना क्या होती है, शिक्षा में इसका क्या रोल है, और शिक्षा में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में इसका क्या रोल है। तो आज हमने मनोविज्ञान के संप्रदायों में दो संप्रदायों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम दो अन्य संप्रदायों के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे जो स्टेट और सीटेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा ये क्लास या मेरी ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जिसकी इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको टाइम से मिल जाएं। थैंक यू।